हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने समझना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की क्या फंक्शनिंग रहती है हमारी कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पोजीशन क्या क्या है और इसमें कितने जजेस वगैरह होते हैं और इनका मेन फंक्शन और काम क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपके पास एक फंडामेंटल राइट का गारंटर माना जाता है इंडिया में, और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है इंडिया में। इसके ऊपर आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते सिवाय प्रेसिडेंट के, लेकिन वो पार्डन के केस में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले देखते हैं कि इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है। इनॉग्रेशन इसका हुआ है फ्रेंड्स जनवरी 28, 1950 को। इस डेट को ये यहाँ पे इंडिया में फंक्शन करना चालू कर गया था, और इसको हमने रिप्लेस किया हुआ है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से, जो कि हमारा आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उससे हमने इसको रिप्लेस किया हुआ है। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल इसका है 124 से लेके 147 तक। ये इसके आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये क्या बात करते हैं, ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट, ये बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसकी, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कौन करता है? आर्टिकल 124। नेक्स्ट पॉइंटर देखिए। नेक्स्ट पॉइंटर में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी प्रेजेंट में जज हैं हमारे पास 34। इसमें से एक है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया हुआ है। इंटीग्रेटेड मतलब कि जुड़ा हुआ, जैसे कि लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े कैसे हुए हैं ये देखिए। सबसे पहले आपका ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, ये इनकी चेन है, और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, सेशन कोर्ट, जो भी आपके पास कोर्ट रहती हैं, और ये ऐसे एक चेन में, हायरार्की में जुड़े हुए हैं। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। और इसमें क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को टॉप पे रखा गया है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया, ये आपके हाई कोर्ट्स आ गए सारे, और ये आपके लोअर कोर्ट्स आ गए सारे। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है कि ये एक ही जुड़ा हुआ सिस्टम है। और ये करता क्या है, ये आपके बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को एनफोर्स करता है। इसका मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या बोल रहा है। अब इस पॉइंट में आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट्स बिलो इट, कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और हाई कोर्ट्स उससे नीचे हैं, और हाई कोर्ट्स के नीचे क्या है आपकी लोअर कोर्ट्स। अब ये देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि हमने सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्ट किया है। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट कहाँ से अडॉप्ट किया हमने? एक्ट ऑफ 1935 से। और ये क्या करता है, ये बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज आपके एनफोर्स करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एक कंपैरेटिव एग्जांपल देता हूँ। यूएसए में क्या रहता है, यूएसए में आपको पता है एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है उनका। उनकी एक सेंट्रल लेवल पे फेडरल कोर्ट्स होती हैं जो फेडरल लॉज के बारे में इम्प्लीमेंटेशन और उनके बारे में बताती हैं, और स्टेट लेवल पे स्टेट कोर्ट्स होती हैं जो स्टेट लॉज को इन्फोर्स करती हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में ये है कि हमारा सिंगल कोर्ट जो है वो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को एनफोर्स कर रहा है। तो ये हमारे एक कोर्ट की डिफरेंसेस है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या है। ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट है, ये हमारा पार्ट है पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में हमारा सुप्रीम कोर्ट की हमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस उसका क्या रहेगा, जुरिस्डिक्शन मिल रही है, पावर्स, प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में। अब ये पॉइंट जो होता है ज्यूरिसडिक्शन वाला, ये कई बच्चों को नहीं पता होता कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ज्यूरिसडिक्शन होता है कि एक कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, कि कोर्ट को किस किस क्षेत्र में अधिकार है। वैसे तो कोर्ट को हर एक क्षेत्र में अधिकार रहता है अपने फैसले सुनाने का, लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शन इसकी एक फिक्स्ड की जाती है। जैसे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन रहती हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपके पास कि पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि पार्लियामेंट आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ा या कम कर सकता है। कम तो नहीं करते क्योंकि हमें एक पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा की ही नीड पड़ेगी, तो हम इसको पार्लियामेंट से जजेस की नंबरिंग को बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है। अपॉइंट कौन कर रहा है? वो आपका प्रेसिडेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो सीनियर होगा, सबसे सीनियरिटी की बात हो रही है, जो सबसे सीनियर होगा उसको ही अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और अपॉइंट फिर से प्रेसिडेंट करेगा कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियरिटी को देखते हुए उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और इसकी एज देखिए कितनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज जो टेन्योर है उनका वर्क का, वो है 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 124 क्या क्वालिफिकेशन रख रहा है कि कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसका सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्ति करने के लिए। दूसरा, वो सिटीजन क्या होना चाहिए? जज रहा होना चाहिए हाई कोर्ट का आपका 5 सालों के लिए। एक वकील रहा होना चाहिए आपका हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा आदमी जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में फिट है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसने बहुत काम किया है, उसने बहुत सारे केस लड़ रखे हैं, उसको बहुत एक्सपीरियंस है जुडिशल मामलों का। तो ऐसा पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट की ओपिनियन में लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या पावर्स और फंक्शंस रखता है। अब एक लाइन ये देख लीजिए जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट आपका गारंटर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स का। गारंटर कैसे है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स की जब भी वायलेट होंगे या उनकी एनफोर्समेंट चाहिए तो सिटीजन क्या करेंगे? सिटीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके रिट्स इशू करते हैं। रिट्स कौन सी फॉर्म में? हिबियस कॉर्पस, सर्चोरारी, मैंडामस, को वारंटो, ये सारी टाइप की आपकी जो रिट्स इशू करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको गारंटर कैसे है वो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 130 की बात कर रहा है यहाँ पे। वो क्या बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट सीट कौन सी है। परमानेंट तो सीट उसकी एक ही है भाई, वो दिल्ली में ही बैठा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो एक सीट है सिटिंग कहाँ होगी? वो होगी आपके एनसीआर रीजन दिल्ली में ही, ये कहीं भी और स्टेट में नहीं लग सकती। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी ज्यूरिसडिक्शन पे। एक ये चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली के केस में इसकी सीट है, इसका एक प्रोविज़न ये भी है कि इसकी सीट को चेंज किया जा सकता है कंसुलेशन करके प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर वो कहीं भी सीट इसकी बिठवा सकते हैं। लेकिन जनरली आज तक ऐसा ना तो हुआ है और शायद आगे भी ना हो, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट इसका दिल्ली ही रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है और पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। अब ज्यूरिसडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, और पावर्स क्या है, ताकतें क्या क्या है मिली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट को।
सबसे पहली ताकत की बात कर रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ रहेगी। क्या? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ रहेगी? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत इख्तियार है कि उस पे फैसले वही दे सकता है, कोई और कोर्ट नहीं दे सकती। ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात होती है कि जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे इंटरस्टेट मामले होते हैं, सेंटर स्टेट्स मामले होते हैं, और ये जो सेंटर स्टेट मामले होते हैं या इंटरस्टेट मामले होते हैं और या बिटवीन टू स्टेट्स मामले होते हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहती है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या रहा है? रिट जुरिस्डिक्शन। मैंने बता दिया आपको ग्रंटर के केस में कि सुप्रीम कोर्ट आपका ग्रंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, तो रिट्स इशू करेगा वो, ये रिट्स जुरिस्डिक्शन इसकी है। एप्लीएट जुरिस्डिक्शन होगी कि लोअर कोर्ट के फैसलों को हायर कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज किया जा सकता है, अपील कैसे ली जा सकती है, ये एप्लीएट जुरिस्डिक्शन में आएगा। एडवाइजरी में आता है आपका जो आपका प्रेसिडेंट है वो किन्हीं मसलों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मसलों पे या किसी भी मसलों पे सुप्रीम कोर्ट की राय मंगवा सकता है, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पावर कहलाती है सुप्रीम कोर्ट की। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स होती हैं, जितने फैसले होते हैं या जितने भी जजमेंट्स के अंदर की वर्डिंग होती है, उनका इस्तेमाल एक रिकॉर्ड के रूप में किया जाता है, टेस्टिमोनी के रूप में किया जाता है आपकी लोअर कोर्ट्स के द्वारा कि आपको उन्हीं दायरों में अपना फैसला सुनाना चाहिए। ये एक रिकॉर्ड या एक पाथ सेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब एक सिक्स पॉइंट क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि जब भी कोई लेजिस्लेशन या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, अल्ट्रा वायर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट आपका ऐसे ऑर्डर्स और ऐसे लेजिस्लेशन को स्ट्रक डाउन कर देता है। वो वायलेटिव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उनको इलीगल या इनवैलिड कर देता है। तो एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है जुरिस्डिक्शन पावर उसकी सुप्रीम कोर्ट की। अब ये देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला केस क्या है? सेंटर और स्टेट्स का, कि सेंटर और वन और मोर स्टेट्स, कि सेंटर के साथ एक या दो स्टेट्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे मामलों में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि एक अधिकार क्षेत्र फैसला सुनाने का, वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी हाई कोर्ट सेंटर और स्टेट्स के मामलों में फैसला नहीं सुना सकता। अब सेंटर और एनी स्टेट्स और वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर। देखिए कि एक साइड पे सेंटर हो और उसके साथ कोई स्टेट्स हों और दूसरी साइड से भी दो स्टेट्स हों, ऐसे मसलों में भी क्या होगा? ऐसे मसलों में भी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहेगी वो आपके सुप्रीम कोर्ट की ही रहेगी। अब देखिए बिटवीन टू एंड मोर स्टेट्स, एक या दो स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो ऐसे मसलों में भी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहती है। अब नेक्स्ट पावर की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये देखिए इसमें एक पॉइंट ये बोल रहा है आपको नीचे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। एक्सक्लूसिव मतलब कि किसी भी हाई कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अवेलेबल नहीं है। अब ये देखिए रिट्स जुरिस्डिक्शन की बात आ गई फिर से कि सभी इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले हुए हैं कोर्ट के अंदर मूव करने की, किसके लिए? एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स थ्रू इशुएंस ऑफ रिट्स बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू। क्या बोल रहा है कि कहीं भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो आपको इख्तियार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मूव करें उनकी एनफोर्समेंट के लिए। और कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट रिट्स इशू करेगा। रिट्स इशू किस फॉर्म में? हीबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चोरारी, कोवरेंटो। तो ऐसी रिट्स इशू करके सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट्स की पावर के थ्रू सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवाता है। ये आपको रिट्स जुरिस्डिक्शन की पावर समझ में आ गई होगी सुप्रीम कोर्ट की।
नेक्स्ट पावर में है एपीलिएट जुरिस्डिक्शन, कि अपील कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, किन किन मामलों में। ये देखिए अपील, एपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अपील सबसे पहले होती है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल की इंटरप्रिटेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में अपील लेता है। दूसरे मामलों में सिविल मैटर्स में, तीसरे क्रिमिनल में, चौथे स्पेशल लीव में। अब ये तीनों सभी को समझ होते हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता। अब स्पेशल लीव का मैटर क्या है? स्पेशल लीव का मैटर ये है कि अगर आपकी लोअर कोर्ट्स ने किसी आदमी को ये बोल रखा है कि आपको एक डेट को वहां पे प्रेजेंट रहना है, एक डेट को वहां पे प्रेजेंट रहना है हमारी कोर्ट के अंदर, लेकिन वो आदमी क्या करे, पहले सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर दे और बोले कि मुझे स्पेशल लीव दी जाए इस समन से जो मुझे समन भेजे गए हैं, इससे मेरे को स्पेशल लीव दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में स्पेशल लीव भी देता है सिटीजन्स को, लेकिन वो केसेस क्या होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऐसी स्पेशल लीव भी दी जाती है अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? ये देखिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आपको मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस ले सकता है, और ये ताकत किसके अंडर है? आर्टिकल 143 के अंदर। ये ऑथराइज कर रही है प्रेसिडेंट को, किसके लिए? टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट इज ड्यूली बाउंड, कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अपनी ओपिनियन देने के लिए। एक बार प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 की घोषणा कर दी, घोषणा नहीं कह सकते इसको, 143 के अंडर उनको ऑथराइज मिली हुई है, वो इस पावर का इस्तेमाल कर दें तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाता है, वो मना नहीं कर सकता कि मैं राय नहीं दूंगा। और ऐसी राय लेने के बाद भी वो राय, सुप्रीम कोर्ट की राय, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे उसको रिजेक्ट करे, प्रेसिडेंट चाहे उसको एक्सेप्ट करे। ये दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 143 के अंडर जो पावर के अंडर जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। अब देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको मैंने बताया थोड़ा सा पहले कि उनके जो जजमेंट्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट्स की, एक्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी मीन्स उनसे प्रेसिडेंट सेट होता है, एक फैसला देने का एक तौर तरीका सेट किया जाता है, और किन्हीं मसलों पे जो जो फैसले होते हैं उनकी एग्जाम्पल्स देके लोअर कोर्ट अपने फैसले सुनाती जाती है। ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात है। अब देखिए कि इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि अगर आपने कोर्ट की अवमानना कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के थ्रू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर बी प्रोविजन क्या कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो सिटीजन्स को कोर्ट की अवमानना, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर दी, सुप्रीम कोर्ट को किसी जिसको हम एक टर्म यूज करते हैं स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, कि अगर आपने कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की पब्लिक डोमेन में, तो क्या होगा? कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पनिश कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या है। अब इसमें देखो आप, सबसे पहला जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जामिन करने की पावर है किसको? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स, कि जो भी लेजिस्लेशन आपकी बन रही हैं स्टेट्स के अंदर और सेंट्रल लेवल पे, उन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी या नहीं। और इनमें क्या क्या रहता है आपका? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट, इनको लॉज कहते हैं, और इनको हम जो इम्प्लीमेंटेड ऑर्डर कहते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है कि दोनों के केस में ऐसा होगा। और क्या होगा अगर वो ऐसे ऑर्डर और लॉज
वायलेटिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो उनको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स दी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस केस में जुडिशल रिव्यू की पावर इस्तेमाल की। तो सबसे पहले उसने पावर इस्तेमाल की अपनी गोलकनाथ केस में, फिर बैंक नेशनलाइजेशन केस में, प्रिवी पर्स में, केशव नंदा भारती और मिनर्वा मिल केस में उसने अपनी पावर इस्तेमाल की। सो अब हम आते हैं अपने हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट का पहला पॉइंट देखें। हाई कोर्ट में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि हाई कोर्ट ऑपरेट्स कर रहा है बिलो द सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपको मैंने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम समझा दिया कि कैसे एक के ऊपर दूसरी कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे कौन सी कोर्ट काम कर रही हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब प्रेजेंटली कितनी कोर्ट्स हैं हमारे पास, 24 हाई कोर्ट्स हैं और 4 उसमें से कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। दिल्ली और यहाँ पे एक और आपने ऐड करनी है कि J&K और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के पास अपना एक हाई कोर्ट है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, जजेस हाई कोर्ट के भी अपॉइंट किससे हो रहे हैं, बाय प्रेसिडेंट से, और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट किससे अपॉइंट हो रहा है, हाई कोर्ट किससे हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो रहा है अपॉइंट आपका प्रेसिडेंट से आफ्टर कंसल्टेशन विद CGI एंड गवर्नर ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, कि कंसल्ट किया जाता है उसको, इन दोनों को, गवर्नर को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट स्टेट के अंदर कौन रहेगा। अब देखिए, इनकी एज और टर्म कितनी है सर्विस की, 62 ईयर्स। उस केस में कितनी थी, 65 ईयर्स। ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। और कह रहा है कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को आपने ट्रांसफर करना है तो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसलेशन के बाद ही। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि उनकी ट्रांसफर भी कैसे होती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है हाई कोर्ट के केस में, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ी सुप्रीम कोर्ट के केस में, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, आपके हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकता है उसके एग्जिस्टिंग पावर से। सो इस वीडियो में हमने कोर्ट्स की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।